चैप्टर डिस्कस करने हैं, जिसमें से मैंने ये भी बता दिया है कि लगभग 5 से 6 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही मतलब एक दिन के लगभग लेक्चर के हैं, उनमें कम समय लगेगा, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर लेंथी हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना जितनी ही ज्यादा है, तो उसमें मैं 4 से 5 दिन बच्चों ले रहा हूं। इसलिए आप सभी को परेशान होने की कोई जरूरत ये नहीं है, और मुझे लग रहा है आप लोग भी सहमत हो गए इस बात से कि हाँ, सारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। प्यारे साथियों, आप सभी लोग 12th टारगेट बोर्ड चैनल पर परीक्षा पर चर्चा इस बात को अच्छे से देखे होंगे। अगर नहीं विजिट किए हैं तो आप टारगेट बोर्ड 12th चैनल पर जाएंगे और वहां पर एक शेड्यूल लगा है परीक्षा पर चर्चा। विद्यार्थी जी, मैं आपको बता दूं, ये हम सब आप सभी के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी के समय में जो बच्चे अभी भी पढ़ने में रुचि ले रहे हैं और बिहार बोर्ड परीक्षा जो 2025 की फरवरी में होगी उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि परीक्षा पर चर्चा पर जुड़ करके किन विषयों पर आपको समस्या है। मैंने बहुत से बच्चों से पूछा और जानकारी ली कि किन विषयों में कैसी कैसी समस्या है। समस्या का मतलब आपको यह नहीं बताना कि सर हमको गॉस की प्रमेय नहीं आती, हमको एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं आता, है ना, ये चीजें नहीं बतानी है, बल्कि आपको पढ़ने में क्या समस्या। मान लो जैसे फिजिक्स का पेपर देने जाओगे तो वहां पर न्यूमेरिकल भी होंगे, थ्योरी भी होगी, डेरिवेशन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, तो सर हमें न्यूमेरिकल में क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि हमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा आने लगे। कौन सा न्यूमेरिकल, ये नहीं कि न्यूमेरिकल आपको पूछना है, बल्कि न्यूमेरिकल का पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। बहुत सारी चीजें होंगी कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं वो आप सभी के बीच में डिस्कस किए जाएंगे बच्चों। तो परीक्षा पर चर्चा एक बहुत ही अच्छे चाय वाय के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, मजेदार तरीके से आप सभी शामिल होंगे उसमें, और आप सभी को सभी शिक्षक गाइड करेंगे। जैसे अब इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में कितना पढ़ें, प्रोज में कैसे पढ़ें, पोएट्री में कैसे पढ़ें, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है कैसे याद करें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से परीक्षा पर चर्चा पर जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का, छापो सुल्तानों का। जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर ऑल, लव यू बच्चों। आप लोग एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, है ना। चलिए बच्चों, क्लास को ज्यादा देरी न करते हुए, क्योंकि क्रैश कोर्स में 1 ही घंटे का बच्चों टाइम भी मिलता है। आप सभी को पता है कि 2 क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा भी चलवाई जाती हैं जो बच्चे फुल कोर्स से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों सेल्फ स्टडी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप सेल्फ स्टडी करने में भी खुद को बहुत फोर्स करते होगे, तब सेल्फ स्टडी करने बैठते होगे। लेकिन अगर 6 घंटे 6 आवर आप बच्चों क्रैश कोर्स की क्लास करते हो और 2 घंटे यूट्यूब पर जाकर के आप पिछले जो भी पढ़ चुके, क्योंकि वहां पर कोई नया कोर्स तो पढ़ाया नहीं जा रहा, वहां पर ऑब्जेक्टिव लाए जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, वहां पर आपको बेस्ट न्यूमेरिकल लाए जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जब ये क्लासेस चल रही हैं तो वो एक रिवीजन है, अर्थात जिस दिन फिजिक्स का रिवीजन है तो फिजिक्स कर रहे हो, अभी जैसे आज हिंदी और इंग्लिश का रिवीजन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इंग्लिश का टर्न है तो इंग्लिश के रिवीजन में फिर आप लोग जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हो उसमें इंग्लिश को नहीं पढ़ना, हिंदी को नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑलरेडी आप रिवीजन यूट्यूब के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने टीचर के साथ जुड़ करके कर रहे हो। तो बच्चों ये चीजें आप लोग याद रखो कि जो तरीका पढ़ने का है प्रॉपर वैसे ही पढ़ाई करना है। हम लोग आपकी 2 सब्जेक्ट में मदद ये कर रहे हैं कि आपको फोर्स करना पड़ता है। अगर क्लास वहीं पर है तो चलो एक बार सर के साथ ही जुड़ करके हम आज इंग्लिश को रिवाइज कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट को अपना सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, वो सेल्फ स्टडी की ही क्लास है जो एक्स्ट्रा करवाई जा रही है। उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे। हमें मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं है कि हम क्यों भाई थकें, क्यों ज्यादा मेहनत करें। एक टीचर को 12th की 2 क्लासेस क्यों लेनी पड़े, ठीक है, क्यों मेहनत करना चाहेगा कोई टीचर। लेकिन नहीं बच्चों, अगर किसी दिन 2 क्लासेस कोई टीचर ले रहा है तो वो सिर्फ आपके लिए ले रहा है, ताकि हम अगर कोई मकसद बना के चले हैं, कोई लक्ष्य बना के चले हैं, कोई उद्देश्य बना के चले हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए अपनी पूरी जान, पूरा 100% देने में सक्षम हो। जब तक हम 100% किसी चीज में नहीं देंगे, ईश्वर भी वो चीज हमें नहीं देगा। हमने कहा भी है कई बार, हमेशा से आपको सिखाया है, एक जीवन का अपने मूल मंत्र बना लेना, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। ईश्वर भी कह के गया है कि संसार में अगर आप आए हैं तो आप कर्म ही करिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। फल आपको मिले ना मिले इसका ध्यान नहीं रखना है, आपको मेहनत करना है, काम करना है। यही इस श्लोक का अर्थ है। तो प्यारे साथियों, सिर्फ कर्म ही करना पड़ेगा। हम कर्म पर विश्वास रखते हैं, बातों पर नहीं, ठीक है। अगर आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई हम तो टॉपर बनेंगे, हम 95% अंक लाएंगे, हम 485 लाएंगे, 480 लाएंगे, तो सिर्फ बातों से कहने से नहीं होगा। तो हम लोग उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ये चीजें चला रहे हैं, ठीक है, याद रहना चाहिए। अब मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। बाबू, आप लोग कल बायो सेवर्ट का नियम पढ़े थे? जी गुरुजी, एकदम मुझे याद है, एकदम। आप अगर नींद में भी हमसे सुन लेंगे तो हम बायो सेवर्ट का नियम बता देंगे। बायो सेवर्ट के नियम से 2 अंक निश्चित है, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ बच्चों आप सभी के लिए, बायो सेवर्ट लॉ, इससे 2 अंक निर्धारित पक्का है।
चाहे कोई डेरिवेशन आ जाए या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट संबंध दे करके मात्रक और बीमा से संबंधित तो अंक बना देगा। अगर आप इसका सूत्र पूछेंगे, आप सभी को पता है कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। मैंने ये बताया था कि कोई अनंत लंबाई का चालक है ना, ये अनंत लंबाई का है। कैसा है? अनंत लंबाई का है, बहुत बड़ा है। मैंने कहा था इसकी सूक्ष्म लंबाई एकदम छोटू ये एकदम छोटी सी लंबाई है इसकी, ठीक है, छोटी सी लंबाई ये डीएल है, जिसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मान लो बिंदु पी यहां पर है, इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इसकी दूरी बिंदु पी से जो है बच्चा पार्टी, बिंदु पी से सूक्ष्म खंड की दूरी जो है वो आर है, और ये जो सूक्ष्म खंड है डीएल, इसका अगर हम वेक्टर निकालेंगे बच्चों तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या है? कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, इसके बीच बना कोण ये थीटा है। इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, जिसकी वैल्यू डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। विद्यार्थी जी, आपको मैंने एक चीज ये भी बता दी थी कि ये थीटा किनके बीच का कोण है। बच्चों, ये जो थीटा होता है ये आर वेक्टर, ये वेक्टर आर, ध्यान से सुनना, वेक्टर आर और बच्चों ये डीएल लंबाई जो है, जो लंबाई है डीएल, समझ रहे हो? लंबाई, धारावाही चालक की जो लंबाई है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी लंबाई कितनी छोटी सी डीएल। अगर इसकी डायरेक्शन लें धारा की दिशा में तो उसी पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचोगे, अरे चालक की लंबाई ही दिशा हो जाएगी उधर। तो डीएल वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर, इनके बीच का सदिश गुणनफल बच्चों क्या होगा? आर डीएल साइन थीटा। बोलो यस और नो। आप लोग क्या ये बात जानते हो कि सदिशों का सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है बच्चा पार्टी। तो थीटा जो है वो आर और डीएल के बीच का कोण है। किसके बीच का कोण है? ये आर और डीएल का। तो यहां ऊपर तो आर है ये नहीं है ऊपर आर है ये नहीं, केवल थीटा लिखा हुआ है। अब बड़े टेंशन में कि सर ये थीटा तो आर और डीएल के बीच का कोण है, आर और डीएल के बीच का। थोड़ा बहुत कहीं पर ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों लंबाई पे ही धारा प्रवाहित होती है ना। अरे भाई, जो धारावाही चालक की लंबाई उसी से धारा प्रवाहित करे होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि धारा की दिशा और मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। तो ये भी बोल दिया जाता है, बट ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये बोला जाएगा चालक की लंबाई डीएल और वेक्टर आर के बीच, मतलब मिलाने वाली रेखा की जो दूरी है वेक्टर आर के बीच बना कोण, तो आर डीएल साइन थीटा होता है। लेकिन आर है नहीं ऊपर, हमें इसे सदिश रूप में बच्चों व्यक्त करना है। इसके लिए हम ऊपर भी आर से गुणा करा दें और नीचे भी आर से गुणा करा दें। किया जा सकता है ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऊपर अंश और हर में गुणा कराने में। तो प्यारे विद्यार्थी जी, यहां पर डीबी इक्वल टू बन जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। जो आर है वो पहले लिख ले रहा हूं, आर डीएल साइन थीटा। ये आर बच्चों इसके गुणा में आ गया, बटे में आर इंटू आर क्या हो गया? आर क्यूब हो गया। अब बताओ, ये आर और डीएल साइन थीटा जैसे लिखा हुआ है आर डीएल साइन थीटा, इस जगह पे क्या लिखा जा सकता है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एल, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एल। इसे कहते हैं बच्चा पार्टी, इसे कहते हैं सदिश गुणन। नहीं जानते हो तो इसका मतलब आपने 11th नहीं पढ़ा, 11th आपने नहीं पढ़ा, और 11th नहीं पढ़ा तो उसका खामियाजा भुगतो। हमारी गलती है क्या? हमारी क्या? किसी भी शिक्षक की गलती नहीं है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो 11th में सदिश गुणनफल बताया जाता है, तो आर डीएल साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई आर डीएल साइन थीटा की जगह पर आर क्रॉस डीएल, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डीएल, बटे में बाबू ये जो आर क्यूब लिखा हुआ है इसको प्योर आर क्यूब लिख देंगे। किसी बुक में हो सकता है इसको ऐसे लिखा गया हो, वेक्टर आर नीचे भी लगाया गया हो, लेकिन फिर मॉड जरूर लगा दिया गया होगा, क्योंकि किसी सदिश का ये परिमाण होता है। बच्चों, अगर आर को वेक्टर आर और मॉड लगा दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये परिमाण होता है। ठीक है, एकांक सदिश की बात करें तो आर कैप होता है, एकांक सदिश बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ आर। मॉड मतलब केवल परिमाण, दिशा नहीं, मॉड मतलब केवल परिमाण, दिशा नहीं, तो ऐसे भी लगा हो सकता है। और तब बच्चों क्यूब होगा। ये है क्या? अगर इस तरफ वेक्टर में दिखाए हैं तो आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि, इसलिए इस तरफ भी वेक्टर लगाएंगे और बच्चा पार्टी ये आपका सदिश स्वरूप हो जाएगा। क्या? बायो-सेवर्ट के नियम का, बायो-सेवर्ट के नियम का ये सदिश स्वरूप हो जाएगा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बायो-सेवर्ट नियम का सदिश स्वरूप हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो मेरे छापो सुल्तानों, तो आप लोग
अपने हाथों से उस संदेश को भेज सकते हैं। हमारे पास, हमारे सम्मुख लगे इस टीवी में वो सभी संदेश दिख जाएंगे जिनका मैं उत्तर भली भांति दे पाऊंगा। बिहार बोर्ड का नारा है आनंद सर ही सहारा। आप लोग का क्या ही पूछें, है ना, आप लोग का कमेंट जब पढ़ने लगते हैं तो यही सब आ जाता है ना। बहुत बढ़िया। बोलो, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर, आ जाओ। अब बच्चों बात करते हैं बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित जो आप लोगों को पढ़ना है। वो दो अनुप्रयोग हैं। आइए उन प्रश्नों को मैं देख लेता हूं, कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कहां कहां हैं? अच्छा, ये प्रश्न है, बायोसेवर्ट के नियम का उपयोग कर वृत्तीय धारावाही लूप कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों ये 5 अंक का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बायोसेवर्ट के नियम का उपयोग कर, बायोसेवर्ट के नियम का उपयोग कर वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ये दोनों ही प्रश्न एक ही प्रकार के, यहां प्रकार वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये चीज दूसरी है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। यहां पर ये अथवा जो लिखा हुआ है ना, ये दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है भाई। अथवा करके इसको लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, हम इसको बंद कर देते, परेशान मत हो, इसको हम बंद करते हैं। ये इनके लिए हमारे पास है दवा। चलो ये देखो, कोई दिक्कत? सही है ना जी गुरु जी। ये प्रश्न है, बायोसेवर्ट के नियम को उपयोग कर वृत्तीय धारावाही लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। भाई ये कौन सा पेज रखा हुआ है व्हाइट कलर का, जो पेज उसमें दिख रहा है? अब लाइट नहीं दिखेगी ये, है ना, अब सही दिख रहा है स्क्रीन पर। तो बच्चों बायोसेवर्ट का नियम का उपयोग करके हल करते हैं। तैयार हो? आप लोग अपने पास पेन और कॉपी रखिएगा और मेरे साथ में इसको हल करने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। जी गुरुदेव, तैयार हैं हम। बच्चों एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ये रहा वृत्ताकार धारावाही लूप। एक चीज और जान लेना, इसका फिगर बच्चों पहले मैं बना के एक पूरी इसमें फिगर ही बनाऊंगा, इसमें पूरा मैं फिगर ही बनाऊंगा अच्छे से। विद्यार्थी जी, इसका अक्ष जो है उसके सेंटर से होकर के जाएगा, या सर नो? आप सहमत हो इस बात से? ये वृत्ताकार धारावाही लूप है। सर ऐसे ऐसे कहा बनाए हैं, थोड़ा एकदम पूरा गोल बनाते हैं। बच्चों मैंने इसको ऐसे घुमा के रखा है, आपको मतलब मैंने ऐसे रखा हुआ है, फील करना। ये वृत्ताकार धारावाही लूप ऐसे, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे मेरे सामने ऐसे। और चूड़ी कंगन कुछ भी हो आप अपने पास रख लो, नहीं हो तो कहीं आसपास से खोज के रख लो, लेकिन रख लेना, तभी फील कर पाओगे और इमेजिन कर पाओगे। क्योंकि बाद में ना समझ में आए तो फिर हमने ना दोष देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है एक एक कॉन्सेप्ट को समझाना, ना कि रटाना। बच्चों यहां से इसके सेंटर से जाने वाला जो अक्ष है, जो अक्ष है उसके किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इसका अक्ष बहुत इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन मैं इधर कहीं पर किसी बिंदु पर निकालूंगा। मैं मान लेता हूं इस बिंदु P पर, मेरी प्यारी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बच्चा पार्टी, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, सहमत हो? ये इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे लूप है तो धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये इसका सेंटर है O। अब ध्यान देंगे, यहां से त्रिज्या कितनी, अगर मैं आपसे त्रिज्या पूछूं तो ये त्रिज्या कितनी मैं बता दे रहा हूं। त्रिज्या को मैंने माना A। I एम्पियर की लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल a है। सहमत हूं इस बात से? सर आपकी इस बात से मैं पूर्ण सहमत हूं। हमें इस वृत्त के केंद्र से जाने वाले अक्ष के किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। कैसे करेंगे? अरे भाई बायोसेवर्ट के नियम से करेंगे, और कैसे करेंगे? और कहीं से कुछ और कैसे करेंगे? हाँ आगे बढ़े, अभी चित्र इतना ही रहने दें, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक एक चीज, एक एक स्टेप। बच्चों पहले इस बात की गणना को हम लिख देते हैं भाषा में। क्या लिखेंगे? माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप, वृत्ताकार धारावाही लूप। लूप मतलब होता है चारों ओर से बंद आकृति हो। शब्द वृत्ताकार यूज किया गया है तो मतलब वृत्ताकार लूप होगा। तो वृत्ताकार धारावाही लूप
माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप जिसकी त्रिज्या ए है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, ठीक है। वृत्ताकार धारावाही लूप जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र से, लूप के केंद्र से जाने वाले अक्ष, केंद्र से जाने वाले अक्ष के किसी बिंदु पर, जाने वाले अक्ष में, लूप के केंद्र से जाने वाले अक्ष में, यहां से बच्चों कोई दूरी मान लो, मैं मान लेता हूं x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लूप के केंद्र से जाने वाले अक्ष में, केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर, x दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बच्चों क्या जैसे मैंने चित्र बनाया है, क्या उसी आधार पर लैंग्वेज लिखी है? पहले ये बताओ, जैसा मैंने भाषा लिखा है, क्या बताइए, क्या बताइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में टोटल क्या टॉपिक? क्रैश कोर्स, फुल कोर्स नहीं पढ़ोगी तो क्या होगा भैया? फुल कोर्स पढ़ लेते तो बहुत जीवन में अच्छा हो जाता। क्रैश कोर्स में हम आपकी उतनी मदद कर पाएंगे जितना कि आप करना चाहते हैं। अब 2 महीने जगह पहले कहा जाता है ना, जब आपको बताया जा रहा था, जब आपसे कहा जा रहा होगा, घर वाले कह रहे होंगे, गुरुजी कह रहे होंगे कि पढ़ लो पढ़ लो, तब तो आपने समय व्यतीत कर दिया। अब जब 2-3 महीने में समय हुआ है तो आप फुल कोर्स में कहीं भी से भी पढ़ते, कहीं से भी पढ़े होते, अब आप कह रहे हो कि सर पूरा ऑब्जेक्टिव करा दो, पूरा सब्जेक्टिव करा दो, तो हम एक एक ऑब्जेक्टिव हल कर पाए, एक एक सब्जेक्टिव हल कर पाए। तो विधाता जी ऐसा कोई भी इंसान अवतार लेके भी नहीं करवा सकता, करवा भी लेगा तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, ये बात जान लो। कोई भी इंसान अवतार लेके भी नहीं करवा सकता। जो चीज 1 साल में पढ़ाई जाती है उसे 60 दिन में कैसे खत्म किया जा सकता है, इस बात का जवाब स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको बस ये 60 दिन जो अंतिम क्रैश कोर्स वाले जो होते हैं, ये आपके अंक में बढ़ोतरी करने के लिए होते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो ये प्रश्न याद करेंगे, सिंपल है, क्योंकि ये गेस क्वेश्चन है जिनको आप याद करके अगर एग्जाम में इनमें से जितने भी प्रश्न फंसते हैं उतने के उत्तर लिखोगे, आपको फायदा मिलेगा। सीधी सिंपल बात है। अब आप पूरा पढ़ने में क्यों लगे हो? जब पहले पढ़े नहीं तो अब आपको फायदा कहां से मिलेगा, है ना? तो भाई ये गलत क्वेश्चन है, ये आपको बुरे लग सकते हैं शब्द, और आप अगर पॉजिटिव वे में लिख लेते हैं तो अभी से मेहनत करने में भी शुरू कर सकते हो कि हमें सर ने कहा कि पढ़ा नहीं, हमारी बेइज्जती की, हमें कहा सुना, तो उस बात को आप अगर समझदार हैं तो उसको सकारात्मक वे में लेकर के खूब मेहनत करना शुरू कर सकते हैं, अभी आपके अंक बढ़ जाएंगे, ठीक है। सुनो इधर से, हमें बायोसेवर्ट का नियम का प्रयोग करके बच्चा पार्टी हल करना है, ठीक है। अब बायोसेवर्ट के नियम से बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे आप सुनो, इससे सोचो कैसे। पूरे लूप में धारा, ऐसे एक आपके पास कंगन होगा, चूड़ी होगी, अब उसमें सोचो पूरे लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, यस और नो? पूरे लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, इस बात से सहमत हो? जी हाँ। अब धारा के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जी हाँ। तो हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं इसके अक्ष पर, जी हाँ, ओके सर। तो अक्ष के किसी बिंदु पर अगर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमें बायोसेवर्ट का नियम ही निकालना, बायोसेवर्ट का नियम ही लगाना है ना? आइए यहां पर लिख देता हूं, यहां पर कि बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम में यह बताया गया कि भाई dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई होता है, आइडियल साइन थीटा होता है, अपान में आर स्क्वायर होता है। इस पूरे को हमें हल करना है, ना हमें थीटा पता, ना अल्फा, ना थीटा पता, ना डीएल पता, ना आर पता, कैसे क्या होगा? इसके लिए बच्चा पार्टी हम यहां पर मानेंगे कि माना लूप का एक कोई सूक्ष्म खंड ले लिए, ये डीएल, इसकी लंबाई बच्चा पार्टी कितनी ले ली? डीएल। ये लूप है और इसका छोटा सा खंड। बायोसेवर्ट भी सर, बायोसेवर्ट सर भी तो पहले सूक्ष्म खंड के कारण ही हल किए, ये देखो डीएल लिखा हुआ है, उसके कारण छोटी सी तीव्रता डीबी, फिर हम इसका बाद में समाकलन जब कर देंगे तो कंप्लीट वैल्यू निकल आएगी। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमने एक छोटा सा खंड लिया डीएल, लूप बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा खंड लिया डीएल, जिसमें आई एम्पियर की धारा भी प्रवाहित हो रही है। अब लूप की डायरेक्शन किधर होगी, कौन बता सकता है? लूप की डायरेक्शन किधर? तो सर बताओगे लूप की डायरेक्शन, ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन,
हाँ ये लूप है, लूप की यहां पर अगर हम छोटा सा खंड ले रहे हैं तो लूप में स्पर्श रेखा खींचो, इधर है, ठीक है। और ये बिंदु P इधर है, इससे मिलाने वाली रेखा जो बच्चा पार्टी है, ये जो मिलाने वाली रेखा यहां से, ये जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है, ये विद्यार्थी जी जो है, ये जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है, ये यहां पर मान लेते हैं कोई कोण बनाती, कितना कोण, थीटा मान ले, मैं मान लेता हूं अल्फा है, ये कोण अल्फा मानता हूं। अच्छा ये कोण यहां पर बताओ कितना बन रहा है, कौन बता सकता है? फिर से ध्यान से सुनो, यहां पर बच्चों आइडियल साइन थीटा जो अपान में आर स्क्वायर लिखा हुआ है, अभी पहले मैंने बायो सेवर्ट का नियम समझाते हुए आपको बताया, क्या बताया, एक बार आना चाहूंगा यहां पर, कि ये जो थीटा होता है ये आर और डीएल के बीच का कोण है। आर क्या है, तो इस सूक्ष्म खंड से मिलाने वाली रेखा है, और डीएल क्या है, तो यही धारावाही चालक की लंबाई सूक्ष्म खंड वाली, इनके बीच में बना कोण ये थीटा है, तब ये आर डीएल साइन थीटा जो लिखा हुआ ये वाला थीटा है वो, तो आर और डीएल के बीच बना कोण है, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहां पर का कोण कितना है, तो थीटा बराबर आपको बता दूं 90 डिग्री। कैसे सर 90 डिग्री? ये लूप है, लूप में स्पर्श रेखा खींचेंगे इधर, ओके सर। इमेजिन करो, जिनके पास कंगन या चूड़ी नहीं है तो भैया इमेजिन कर लो, समझ लो। जिनके पास कोई लूप या कंगन चूड़ी कुछ भी है तो भैया हमारे पास तो नहीं है, क्या बताएं, हम वॉच को उतारें क्या? वॉच से कुछ समझ सकते हो तो समझो, यही एक हमारे पास तरीका बचा है, क्या बताएं, क्या कुछ करना पड़ता है आप लोग के लिए, है बताइए। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी एक एग्जांपल है। देखो बच्चों ये लूप है, मान लो, अब ध्यान से सुनो, ये लूप, अब ऐसे सुनो, टिचिक टिचिक टिचिक, ये लूप है और इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, इसका ये सूक्ष्म खंड यहाँ ऊपर डीएल लिया गया है, इससे मिलाने वाली रेखा कहीं पर भी होगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी बताओ? चाहे जैसे इसमें, चाहे जहां से ऐसे ऐसे पूरा घुमा दो, इस पेन को चाहे जहां पे रखो, कितने डिग्री का इससे कोण बनाएगी? 90। भाई इसकी डायरेक्शन उधर है, इसकी डायरेक्शन स्पर्श रेखा खींचो उधर, चाहे इधर चाहे जैसे रखोगे तो इस पृष्ठ के लंबवत ही होगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब यहां वो चीज सो थोड़ी होगी कि यहां 90 डिग्री दिख पाएगी, भैया ये बोर्ड है, ये स्क्रीन है, यहां पर हम 3D चीजें नहीं दिखा सकते आपको। ये यहां से मिलाने वाली रेखा ये जो है ये डीएल वेक्टर, और ये क्या है, आर है, ये मिलाने वाली रेखा है बिंदु पी को आर, तो आर और डीएल के बीच बना कोण कितना है? 90 डिग्री। समझ गए आप? किसी को कोई दिक्कत? ये 90 डिग्री है। तो बच्चों यहां पर जो, यहां पर कह दीजिए, यहां आर व डीएल के बीच कोण, डीएल के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। आइए लिख देते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन थीटा हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? डीबी इज इक्वल टू, यहां पर dB इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ी सी भाषा लिख दें क्या, कि डीएल के बीच का कोण वहां तो लिख दिया है, वैसे यहां पर मैं लिख देता हूं कि लूप के सूक्ष्म खंड डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जहां थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री है, इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा dB इज इक्वल टू, ये आ जाएगा dB इज इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू में म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल, और साइन थीटा तो एक हो गई वैल्यू अपान में आर स्क्वायर। अब यहां तक सहमत हो? डीएल के कारण dB, अभी छोटे खंड के कारण dB के कारण निकाल रहे। अरे थीटा चला गया भैया, डीएल क्लियर है? अब आप देखिए आगे, सर मैं टोटल टॉपिक ऐप पर अभी से ही पढ़ लूं क्या? देखो अगर आप सक्षम हैं टोटल टॉपिक पढ़ पाने में तो उनको स्पीड करके 2x स्पीड करके पढ़ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप उसको कवर करें। उससे बेहतर है कि आप क्या करें, क्रैश कोर्स के ही प्रश्नों पर पूरा ध्यान दें, और ऑब्जेक्टिव के लिए हाँ ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप एप्लीकेशन पर, है ना, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। 15 चैप्टर बच्चों बहुत होते हैं, कोई भी हो ना, 15 चैप्टर आपके लिए बहुत होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। आइए चित्र पर आते हैं बच्चों, ध्यान देना। देखिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, टाइम लगेगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, फील नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो कम समझ पाओगे, लेकिन ध्यान दोगे तो सीख के जाओगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, और हो सकता है 5 अंक आप पूरे फाइनल कर जाओ। अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा भाई, ना हम ब्रह्मा है ना आप ब्रह्मा है, हम लोग का क्या है, गेस है, अनुभव है। अनुभव कौन सा? देखते हैं पुराने क्वेश्चन बैंक, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि इसमें ये नहीं पूछा गया, इस वर्ष ये नहीं पूछा गया, पिछले 2016 में पूछा गया था,
16 में इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न थे, 17 में इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न थे, 18 में फिर रिपीट किया 2013 वाला। तो ऐसे करके अनुमान लगा करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2025 में क्या क्या पूछेगा। बस बात इतनी है। तो आप लोग भी वैसे ही सोचिए कि अनुमान लगे हुए हैं तो जिनको हम ज्यादा अच्छे से तैयार कर लें। अब अनुमान लगाने का मतलब एक ये दिया गया, दूसरे का अनुमान और लगा दिया कि एक चैप्टर से दूसरा ये भी प्रश्न हो सकता है, तो दो में एक तो आएगा। हम कहते हैं ये दो में इस चैप्टर से दोनों नहीं आए, लेकिन अगले चैप्टर का जो मैंने अनुमान लगाया लॉन्ग क्वेश्चन का, तो उसका तो आएगा। ठीक है, तो हर चैप्टर के जो अनुमान लगाए हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए क्रैश कोर्स के भीतर। बच्चों बेहतर अंक आएगा, बस विश्वास मन में रखिए। ठीक है, आइए, बातें करने से बेहतर है, अरे बातें ही नहीं हो रही, समझा ही रहे हैं। DLR, आप सुनो बच्चों, यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? इस DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम, मैं पूरा बेसिक से इस चीज को बता दे रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान देना। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं, लेकिन दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कैसे करना है ध्यान से सुनो। अंगूठे को धारा की दिशा में रखो। मैंने क्या कहा? लूप ऐसे है, फील करो लूप ऐसे। ये चित्र वाला ऐसे देखो, ये घूम के ऐसे है मेरे सामने, तभी ये चित्र आपको ऐसे थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है। ये लूप है मेरे सामने, धारा ये ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, ऊपर से ऐसे निकलेगी, मतलब ये धारा ऐसे 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 जाएगी ऊपर में, टिचुक टिचुक, मतलब अंगूठे को इसी की डायरेक्शन में, अंगूठे को इसी की डायरेक्शन में। फिर उंगलियों को उस डायरेक्शन में ले जाना है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, बिंदु P पर। तो हाथ को हम ज्यादा घुमा देंगे, हाथ टूट जाएगा, कल से मैं क्रैश कोर्स की क्लास नहीं ले पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी बच्चों। और आप कतई ऐसा नहीं चाहते होगे, मुझे नहीं लगता 0.0001% भी बच्चा ऐसा चाहेगा। अब बच्चों, अगर इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है तो उंगलियां किस दिशा में मूव कर रही हैं? उंगलियां इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उंगलियां इस डायरेक्शन में। और एक बात हमेशा याद रखना, सदिश का ये नियम है, सदिशों का, अरे भाई कहां चले गए, सदिशों का ये नियम होता है कि अगर A क्रॉस B ऐसे लिखा हुआ है बराबर C, कोई दूसरी जो भौतिक राशि तीसरी प्राप्त होती है, ये सदैव इन दोनों के लंबवत होती है। इन दोनों के क्या? लंबवत होती है। ये सदिश योग का नियम कहता है, सदिश गुणनफल कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों, ये जो DB यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन मिल रही है, चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन मिल रही है बच्चा पार्टी, वो इस बिंदु पर इस मिलाने वाली रेखा R के क्या? लंबवत। R के क्या होगी? लंबवत। 90 डिग्री का कोण बनता हुआ हो। ओके सर, देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो बताने में तो बताओ, 90 डिग्री का है कि नहीं है? है ना? इस R के परपेंडिकुलर है ना? ये किसकी डायरेक्शन है? ये DB, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। लेकिन बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र से हम देख रहे हैं कि इस DL के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस दिशा में। इसी के जस्ट अपोजिट एक नीचे अगर हम छोटा सा सूक्ष्म खंड लें, एक नीचे भी एक छोटा सा सूक्ष्म खंड DL वेक्टर लें, तो क्या ये भी वहां पर प्रभावित करता है? तो इसका जवाब है हाँ। देखो कैसे बच्चा पार्टी, अगर यहां से वही चीज हम यहां पर दिखाएं, इससे मिलाने वाली रेखा, ये ठीक है, ठीक वैसे ही है, इसके द्वारा भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी R, ये यहां पर ये वैल्यू कितनी A, बात वही DL वेक्टर, यहां पर भी DL वेक्टर किस दिशा में आप आए, इसे अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर DL वेक्टर। लेकिन चाहे जिधर हो, R तो मिलाने वाली, DL वेक्टर अंदर, R मिलाने वाली रेखा ये, तो वो तो 90 डिग्री ही होगा, अर्थात थीटा यहां भी 90 डिग्री, और ये इसके द्वारा जब हम चुंबकीय क्षेत्र यहां पर हम निकालेंगे, देखो अब जब लूप के नीचे आए तो धारा की दिशा डिशुम अंदर जा रही है, मतलब अंगूठे को दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में। उंगलियां कहां रखनी है? अपनी ओर नहीं उंगलियां कर लेना, उंगलियां उस दिशा में जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां निकालने, थोड़ा ऊपर है बिंदु, तो ऐसे अंगूठे को धारा की दिशा में, लूप में। आप बताओ, अब ये बिंदु P में अब उंगलियों को घुमाओ, उंगलियां जिस ओर घूम सकती हैं उस ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन 90 डिग्री रखना मिलाने वाली R रेखा के। तो ये 90 डिग्री इस प्रकार से 90 डिग्री, R के 90 डिग्री। ओके सर, समझ में आया? प्यारे विद्यार्थी जी, ये भी DB की डायरेक्शन ही है। तो इस बिंदु पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र DB ऊपर वाले, इसके द्वारा बहुत सारे हो रहे होंगे, लेकिन इनको देखो दिशा हमें पता नहीं चल रही कि भैया किस दिशा में जा रहा है, एकदम मूड खराब है हमारा। हम क्या करेंगे? इनके दो घटक बना लेंगे। क्या करेंगे? दो घटक बना लेंगे बच्चों। कैसे? ध्यान से सुनो। इनके हम दो घटक बना लेंगे, परपेंडिकुलर और, ध्यान से सुनेंगे, हम इनके दो घटक बना लेंगे बच्चों। ये कोण अल्फा है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये टोटल कोण कितना है? 90 है। R और DB के बीच बना कोण 90 है। अगर हम इस रेखा पर ये पिंक वाली लाइन देखें तो ये भी 90 है। ध्यान सुनना, तो ये इतना कोण कितना होगा? ये इतना केवल R वाली रेखा और ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब अगर ये इतना 90 माइनस अल्फा
ये 90, कितना 90 माइनस अल्फा, ये 90, फिर से ध्यान से देखते जाओ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इतना 90 माइनस अल्फा, और यहीं से शुरू होकर के ये पूरा 90, तो ये कितना बचेगा भैया, 90 में 90 माइनस अल्फा घटा दो, अभी तो x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो ये x है, इसका मान है x, तो x बराबर क्या मिला, 90 माइनस माइनस खुला तो 90 प्लस अल्फा हो गया, 90 से 90 कैंसिल आउट, अल्फा प्यारे बच्चों होगा, अर्थात विद्यार्थी जी इसका जो कोण का मान होगा वो अल्फा होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस रेखा के साथ कोण बनाती है वो आधार घटक होता है, इसे हम dB cos अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, dB cos अल्फा। इस रेखा के जो लंबवत घटक होगा उसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो जो कि होगा dB sin अल्फा। इसे सदिशों का वियोजन कहते हैं, 11th में बहुत अच्छे से बताया जाता है, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा जान लो। अगर बच्चों दो सदिशों, मतलब ये दो x अक्ष और ये y अक्ष है, ये कोई वेक्टर a है, इसके साथ कोण बना रहा है थीटा, इस रेखा के साथ, जिस रेखा के साथ सदिश कोण बनाएगा वो आधार घटक होगा a cos थीटा। अब इस रेखा के ये वाली रेखा परपेंडिकुलर है तो ये होगा a sin थीटा, वही हाल वहां पर हुआ है, ये 11th में सिखाया जाता है, ये 12th का सब लॉजिक नहीं है। तो ये हो गया dB sin अल्फा, ये dB। अब आप बताओ इसमें आपकी गलती है भाई, इसी प्रकार यहां भी होगा, ये बच्चों अल्फा कोण होगा, ये होगा dB cos अल्फा, और इसका ये होगा dB sin अल्फा, dB sin अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, dB cos अल्फा दिशा में विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, केवल बचेगा dB sin अल्फा। इसी चीज को यहां पर लिखना भी है, यहां पर लिखना भी है, ठीक है। डायरेक्शन में हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए ये तो dB था, छोटे से लूप के dB के कारण है ना, ऐसे था, है ना। अब बच्चों हम लोग लिख देते हैं यहां पर क्या, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से देखो लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र dB के दो घटक dB cos अल्फा व dB sin अल्फा करने पर। अब इतना किया और इस बात को अब चित्रानुसार बता दो, चित्रानुसार। अब चित्र में बता ही दिया कि भैया dB cos अल्फा कट जाता है, केवल dB sin अल्फा बचता है। चित्रानुसार बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर बच्चों होगी, dB बराबर dB sin अल्फा, dB बराबर dB sin अल्फा, इतना होगा, इतना ही इसका डेरिवेशन है, बात खत्म। अरे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, dB बराबर dB sin अल्फा होगा। अभी तो वैल्यू अब निकालना शुरू हुआ, अभी तक तो इतना पहुंचे, अब हमें इसका समाकलन करना होगा, आगे बातें लिखनी होगी। संपूर्ण लूप के कारण, संपूर्ण धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चों जो होगा, संपूर्ण धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये dB बराबर dB sin अल्फा है। तो समाकलन करेंगे dB बराबर समाकलन। अब समाकलन अगर dB का करते हैं इसके सापेक्ष b के सापेक्ष, तो ये b बराबर ही होगा, मतलब जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे b से लिखेंगे, ना कि dB। इसका तो हमने समाकलन कर दिया। समाकलन बच्चों जब कर दिया जाता है तो जो भी वैल्यू हमें निकाल रहे थे छोटे छोटे खंडों में, अब वो छोटे छोटे खंडों में ना निकाल करके एक साथ हम निकाल सकते हैं वैल्यू, तो एक साथ निकाला जा रहा है तो समाकलन किया जाता है, ये समाकलन का चिन्ह है। एकदम बेसिक अगर नहीं पता है तो ये चीज हम बता रहे हैं, बाकी इसके आगे नहीं हम बता सकते, है ना, क्योंकि और dB की वैल्यू क्या है, तो समाकलन dB sin अल्फा है। अब जरा चित्र से देख लो और सारे मान लिख लो चित्र में। अच्छा एक चीज और यहां पर लिखो पहले, dB की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा, dB की वैल्यू क्या है। समीकरण 1 से बच्चा पार्टी देखो, dB की वैल्यू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम यहां पर लिख रहे हैं समाकलन म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर और इनटू का ये है sin अल्फा।
कितनी वैल्यू b बराबर आई लास्ट में जाते जाते, ये भाई b बराबर समाकलन db, संपूर्ण लूप के कारण निकालने ना, संपूर्ण लूप पूरे लूप के कारण, पहले सूक्ष्म खंड dl के कारण निकाले, छोटू से के कारण तो db आई, लेकिन हमें तो संपूर्ण लूप के कारण चाहिए बिंदु p पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो db का क्या कर देना समाकलन, db की वैल्यू कितनी, db sin अल्फा ही क्योंकि बचा, क्योंकि ऊर्ध्व घटक ही उसका कारगर होगा, क्षैतिज घटक दोनों कट जाएंगे, तो db sin अल्फा, फिर db की वैल्यू कितनी, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर। अब जरा चित्र से देखो क्या क्या और चीजें मिल रही हैं, ध्यान से देखो, मैं चित्र में बताता हूं, चित्र से बच्चा पार्टी ध्यान करो, गौर करो, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, साइन अल्फा की वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो a बटे आर, साइन अल्फा बराबर a बटे आर, तथा और देखो अगर हमें, अच्छा आईडीएल अपान में आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, अगर हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखो इस चित्र से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या सीधे सीधे आर बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में आर बराबर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भैया आर स्क्वायर हटाओ, इधर से अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, और क्या है और क्या है और क्या है और क्या है, आई तो है, ठीक है, डीएल है, ठीक है, सही है, सब कुछ सही, इतनी वैल्यू रखती, ठीक है, अतः अब हल करते हैं बच्चों, ठीक है, अब हल करते हैं सीधे, अतः क्या लिखेंगे हम, सीधे हल करना शुरू करते हैं, ठीक है, आप हल करना शुरू करते हैं बच्चा पार्टी, ये b बराबर समाकलन में, समाकलन से बाहर क्या क्या निकलेगा, म्यू अपान में 4 पाई आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर स्क्वायर, साइन अल्फा भी बाहर लिख लोगे, केवल समाकलन के भीतर डीएल लिखोगे। सर डीएल ही क्यों लिखा गया, क्योंकि बच्चों डीएल सब जिसके साथ में डी लिखा हुआ है, मतलब उस एल के सापेक्ष समाकलन, जहां कहीं भी पूरे में एल दिख जाए तो मुझे बता दो, क्या म्यू नॉट एल है, क्या 4 पाई एल है, क्या आर एल है, क्या आई एल है, या अल्फा एल है, नहीं है, तो केवल समाकलन के भीतर वही वैल्यू रहती है जिसका समाकलन हो सकता है, अन्यथा सब बाहर, तो डीएल केवल लिखा हुआ है। अब डीएल और कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो जिसके सापेक्ष करते हैं वही वैल्यू आती है, मतलब एल आएगी, और एल मतलब पूरे लूप की लंबाई। अरे भैया बड़ा गजब सवाल है सर, समाकलन डीएल मतलब संपूर्ण लूप की लंबाई, डीएल मतलब संपूर्ण लूप की लंबाई। अब संपूर्ण लूप की लंबाई कितना, अरे भैया छोटा सा खंड डीएल लिया, मतलब संपूर्ण खंड, संपूर्ण लूप की लंबाई एल हो गई, एल तो भैया संपूर्ण लूप, अगर वृत्ताकार लूप है भैया जी, तो वृत्ताकार लूप की पूरी जो लंबाई होती है उसे परिधि बोलते हैं। हाँ अब सही पकड़े आप, उसे परिधि बोलते हैं, और परिधि बराबर होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी मानी थी, ए मानी थी, तो 2 पाई, यहां पर 2 पाई ए लिखेंगे, सबकी वैल्यू लिख देंगे यहां पर, आर की ए की कहां गई, साइन अल्फा की, और डीएल आई लिखते हैं, बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई इंटू साइन अल्फा ए बाई आर अपान में आर स्क्वायर, अच्छा अभी लिख देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी यही लिख देते हैं, इंटू डीएल की वैल्यू, समाकलन डीएल की वैल्यू 2 पाई ए, चलो जो जो कट रहा हो काट दो, 2 से 2 2 जा 4, पाई से पाई मरा, और कुछ नहीं मर रहा क्या, बहुत कम लोग बराबर बच्चों क्या मिला, ध्यान दो, म्यू नॉट अपान में 2 ए स्क्वायर हो गया, तो आई ए स्क्वायर अपान में आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब बन गया। क्या यही आंसर आ गया, नहीं, आर की वैल्यू हम ये वाली रखें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां पर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर होल अपान में आर की जगह पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर में क्यूब, क्यूब लिखा हुआ है, अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं, तो 3 का गुणा 1/2 से हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, इस प्रकार से बच्चा पार्टी बी बराबर मिलेगा म्यू नॉट अपान में 2 आई ए स्क्वायर होल अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 बच्चा पार्टी यही डेरिवेशन हो गया, इतने टेस्ला। प्यारे साथियों, ये वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ठीक है।
सर पहले ऑनलाइन, बाबू देखो सबकी दिक्कत है, कोई क्या कहता है हम क्या कह सकते हैं ना, हम भी मार्गदर्शन ही दे सकते सर, इतना लंबा क्यों बताए, इससे छोटा डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन डेरिवेशन होता है। पता दिक्कत क्या है, आप लोग जब 10th में पढ़े हो, मैंने बहुत, बच्चों एक चीज़ याद रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ या बोलता हूँ, ठीक है। मेरा मकसद हमेशा से क्लियर रहा है, जो बच्चे पुराने हैं अच्छे से जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। मुझे पता है क्रैश कोर्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ करके अच्छे अंक लाना चाहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें लगता है फिजिक्स, बाप रे बाप, फिजिक्स केमिस्ट्री, अरे इतना बड़ा सिलेबस, तो वो लोग घबराते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, पहली बात तो आपने 11th स्किप किया, फिर 12th में आपने ध्यान कम दिया, और आप जब क्रैश कोर्स से जुड़े हो तो आप उम्मीद लगा के बैठते हो कि टारगेट बोर्ड हमें घोल के पिला देगा। टारगेट बोर्ड ही नहीं, कोई भी संस्थान, भले आप नंबर 1 जानते हो, नंबर 1 कहते हो, आपको नंबर 1 ये जरूर दिख रहा होगा कि शिक्षक यहाँ पर खड़े होकर के हमें 1 घंटे अपनी पूरी लगन के साथ पढ़ाता है, समझाता है, एक एक चीज को फील कराने की कोशिश करता है, हर एक सब्जेक्ट को बताने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत कहां पर आ रही है, अपने अंदर आत्मा से झांक के देखो और उसे बोलो, सत्य बोलो, जो भी बोलो कि हमने क्या गलतियां की। दूसरी चीज, जो बच्चे फुल चीजें ये पढ़े भी, 11th भी पढ़े, 12th भी पढ़े, क्रैश कोर्स भी प्रॉपर 11th से जुड़ करके टारगेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी मैं कभी भी देखता हूं तो उन लोग जो 10th 9th 6th से लेकर के 8th, मतलब बहुत टाइम तक जो पढ़े, उनका बेसिक कितना कमजोर हो गया, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं, सभी की नहीं, लेकिन 6th से लेकर के 8th 9th 10th तक उनका बेसिक इतना कमजोर हुआ रहा, क्योंकि 6th से ही वो नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ बोर्ड एग्जाम सीधे 10th में पढ़े, और वो 10th में भी क्रैश कोर्स से ही जुड़े। वही बच्चे जो 10th में क्रैश कोर्स से जुड़े और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम पैटर्न अभी का आसान है, बिहार बोर्ड परीक्षा जितना अभी एग्जाम पैटर्न आसान है बच्चों, इससे ज्यादा आसान आपको फिर कभी नहीं देखने को मिलेगा। अदर बोर्ड्स की लेवल की आप बात करेंगे तो वहां इससे कठिन एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस बिहार बोर्ड का बहुत ज्यादा है, अन्य बोर्ड्स में सिलेबस कम है, लेकिन एग्जाम पैटर्न इजी है। हम लोग के यहाँ क्या है बिहार बोर्ड में बच्चों, 50% क्वेश्चन बनाने हैं। अगर 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है तो 50 बनाइए, 50 छोड़ दीजिए, जबकि अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग मानो कि बहुत आसान है। अगर आप बड़ा टेंशन लेकर के ये सब पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो कि हमें एग्जाम के लिए कितना पढ़ाई करनी है। आप 2 महीने आप नॉलेज के लिए आए, जब आपने देखा कि क्रैश कोर्स से जुड़े ये चीजें आपके पास नहीं थी तो आपको लगा कि यार पढ़ने में तो मजा आ रहा है, हम अगर ये चीजें सीखे होते तो बड़ा अच्छा लगता, क्या गलती हमने कर दी। तो बच्चों फिर वो आपकी मिस्टेक हो गई। शरीर टूट जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉपर बनने का सपना नहीं टूटना चाहिए। और टॉपर बिल्कुल बनना आसान है, टॉपर बनना आसान है का मतलब है सर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हलवा है चीज, बहुत मेहनत लगती है बनने में। सही स्ट्रेटजी, सही गाइडलाइन, सही डायरेक्शन में वर्क किया जाए तो आसान ये है कि एग्जाम पैटर्न पर काम करें, अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें, हमेशा से आपको ये कहा है। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने 6th 7th 8th इन क्लासेस को महत्व नहीं समझा, इनको स्किप किया, 9th नहीं पढ़ा, 10th में भी आधा अधूरा पढ़े और फिर क्रैश कोर्स में करने लगे। मैंने कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं बताता हूं तो देखता हूं बच्चों को, सर जल्दी चलिए जल्दी चलिए। क्यों? क्योंकि वो लोग जब 10th के क्रैश कोर्स से जुड़े थे तो भाई 10th में जो लोग फुल कोर्स कर चुके होते हैं, 10th में जब वो फुल कोर्स कर चुके होते हैं उसके बाद उन्हें पढ़ाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम अंक आ सकते हैं, तो भाई जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कराए जाते हैं जिससे कि बच्चों का रिवीजन हो चुके। तो मेन फोकस कहां पर है? जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो पढ़ाना है ना, उन्हें तो पूरे डील, क्योंकि उनको याद है, उनको आगे आगे बढ़ना है। उन्हीं में वो बच्चे भी मिले हुए हैं जो लोग पढ़े नहीं, वो भी जल्दी जल्दी चक्कर में ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं। जब बात आती है 11th 12th की, यहां से इंजीनियर निकलते हैं, यहां से डॉक्टर निकलते हैं, यहां से आपके एनडीए में जाते हैं बच्चे, यहां से सीडीएस में जाते हैं बच्चे, यहीं से तैयारी करने बैठ जाते हैं बच्चे यूपीएससी की, यहीं से बच्चे तैयारी करने बैठ जाते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट बनने के लिए, जैसे एग्जाम में भाभा एटॉमिक सेंटर में जाने के लिए, इसरो में जाने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए यहीं से 12th में इंट्रेंस एग्जाम होने लगता है, एंट्रेंस एग्जाम। अब आप जब 11th 12th नहीं पढ़ोगे तो भैया कहां पर आपको ले लिया जाएगा? आपके ऊपर क्या दया दिखाई जाएगी? वहां दया तो दिखाई नहीं जाती, कंपटीशन में दया नहीं दिखाई जाती कि आप 10th नहीं पढ़े हो, आप 12th नहीं पढ़े हो। वहां पर आपकी योग्यता देखी जाती है, आपकी काबिलियत देखी जाती है। वहां पैसे और इसका रुतबा नहीं चलता है कि हमने नहीं पढ़ी, क्या नहीं, गरीब अमीर वहां नहीं चलता, वहां टैलेंट की कदर होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी पढ़ें ज्ञान के लिए पढ़ें। अगर अभी तक भी गलती की हो तो कोई बात नहीं है, उसका फल यही है कि अभी भी मौका है, अभी भी पढ़ने का बहुत समय है। आप अगर चेत जाओ तो कुछ ना कुछ भविष्य में बेहतर होगा, ठीक है, याद रखिए। हाँ, तो इसको मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। क्या? धारावाही लूप है। इस लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। आप कैसे ज्ञात करोगे इस बात को मैंने बता दिया। ये 5 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके पास बायो सेवर्ट का नियम है, B बराबर
टीबी बराबर आइडियल साइन म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, ये सूत्र है। तो आपको सबसे पहले ये पता है कि भैया बायो-सेवर्ट के नियम में छोटा सा खंड डीएल के लिए आर दूरी पर कोई बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताया गया, यहाँ पर कोण थीटा है। इतनी सारी बातें आपको केवल पता थी। तो इस लूप के कारण अगर निकालने के लिए कह दिया गया तो आपका दिमाग घबरा गया। हमें क्या समझना था कि हमें डीएल भी चाहिए जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना बता दिया गया। प्यारे बच्चों एक चीज और बता देता हूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कि दाएं हाथ की हथेली का नियम याद रखना। मान लो मैं बता देता हूं, ये चीज बता देता हूं बच्चों, सिखा देता हूं आपको, ये चीज सिखा देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो पहला तो याद रखेंगे नियम कौन सा होता है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, या फिर दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी लगा सकते हो। हथेली का नियम, दक्षिणावर्ती पेंच का भी नियम लगा सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान है, इसी को याद रखिए। ये बच्चों एक धारावाही चालक है जिसमें ये आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आप ध्यान से सुन लो, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, अंगूठे को धारा की दिशा में, तो ये लो अंगूठे को धारा की दिशा में रख दिया, सही है गलत। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो अंगूठे को धारा की दिशा में घुमाओ। दाएं हाथ को बाएं हाथ को घुमा रहे हो तुम, हाँ आप समझ में आया। हाँ, दाएं हाथ को अंगूठे को धारा की दिशा में, फिर ये उंगलियां उस ओर रखो जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस ओर की इस ओर। मैं पहले बता देता हूं, इस ओर मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल रहे हो, ये बिंदु है पी, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र जहां पर बताना है उधर रखो, अंगूठा धारा की दिशा में। अब ये उंगलियां किस ओर घूम सकती, क्या उल्टा घूमेंगी, नहीं, उंगलियां हमेशा आगे की ओर घूम सकती, बढ़िया अच्छे से। तो उंगलियां घूम रही किधर, इस बोर्ड में भीतर की ओर घूम रही है। अब भीतर उंगलियां बोर्ड तोड़ के नहीं घुस जाएंगी, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, कई जगह बुक में देखा होगा, हम ऐसे क्रॉस चिन्हों से दिखाते हैं। इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत, मतलब जिसमें आप पढ़ाई करते हो उसे कागज तल बोला जाता है। तो कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, लंबवत भीतर की ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसे क्या बोलेंगे, कागज तल के लंबवत, या सीधे तल के लंबवत। तल कागज का हो सकता है, बोर्ड का हो सकता है ना। तल के लंबवत भीतर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर या भीतर की ओर, समझ गए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर वहीं यहां पर बिंदु ले लिया जाए क्यू, यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो धारा की दिशा में ये देखो है अंगूठा, लेकिन उंगलियां उस दिशा में नहीं है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। उंगलियां घुमाओ 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 घुमाओ, यहां आ गया। अब देखो, अब उंगलियां किधर हैं, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस दिशा में है, ठीक है, और अंगूठा धारा की दिशा में है, सही है। अब उंगलियां किस ओर घूम रही हैं, ऊपर की ओर, मतलब इधर आगे की ओर। यहां पर देखें, अगर उंगलियां घुमा के सीधे इधर। तो बच्चों इसको कैसे दर्शाया जाता है, इसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये चित्र बना करके, या सीधे केवल डॉट डॉट बिंदु भी ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, डॉट डॉट बिंदु भी दिखा सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर, इसे क्या बोलेंगे, तल के लंबवत बाहर की ओर, या ऊपर की ओर भी बोला जाता है, बाहर की ओर या ऊपर की ओर भी बोला जाता है। तो यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने का नियम। सर एग्जाम में बताने को आ जाए तो, हाँ एग्जाम में बताने के लिए आ जाए तो बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि चित्र बना हुआ है और पूछेगा ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा किस दिशा में होगी, ऐसे चित्र बना होगा कहीं पर, ऐसे ही मान लो बना हुआ है, कोई आयत वायत तो जोड़ दिया गया और इससे पूछा गया कि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु पी पर कितनी होगी। ऑप्शन दे दिए गए 4 ऑब्जेक्टिव में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाहर की ओर, तो फिर आपको बताना होगा। सर मैं आपके साथ जून से जुड़ी हूँ सर, 11 हम तो 11 भी पढ़े, 12 भी पढ़ रही हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, और बताइए क्या प्रयास करें आप लोग, बताइए जो हमसे हो सकता है, बताइए क्या करें। हाँ 90% बच्चे तो यही कहते हैं सर समझ में आ गया, 90% प्लस। कुछ बच्चों को दिक्कत है, लेकिन हमें उन बच्चों की भी चिंता है जो लोग नहीं समझ पाते हैं या कोई दिक्कत आती है। डेरिवेशन कैसे याद करें, अभी परीक्षा पर चर्चा होगा तो उसमें हम जरूर ये बात बताएंगे। सर आपका तबीयत कैसा, तबीयत बहुत अच्छा है, तबीयत आप लोगों को लेकर के टेंशन में ना आ जाए हम, बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि हम अगर किसी एक भी बच्चे का निगेटिव कमेंट देख लेते हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता, ठीक है। अगर जब सभी बच्चों के लगभग कमेंट यही आते हैं कि हाँ हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, तभी मैं संतुष्ट रहता हूँ। अगर किसी क्लास में 1-2 स्टूडेंट का ये जवाब आ गया कि सर हमें बहुत डर लग रहा है, हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है, सर आप जो पढ़ाएं वो याद नहीं हुआ, वो समझ नहीं आया, ऑब्जेक्टिव नहीं याद हो रहे हैं, तो फिर मुझे बहुत घुटन सी महसूस होने लगती है। सही बता रहा हूँ, मतलब मन नहीं लगता है कि आगे क्या पढ़ाएं।
सर ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हाँ बिल्कुल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, मतलब छोड़ छोड़ करके साल, किसी साल पूछा गया तो फिर 2 साल नहीं पूछा गया, फिर किसी साल पूछा गया तो 2 साल नहीं पूछा गया, 1 साल नहीं पूछा गया, ऐसे समझ गए। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। सर समझाते हैं पर याद नहीं रहता है, सभी की दिक्कत है, समझ में क्लास में आ जाता है, बाद में याद नहीं रहता है। एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने बोला भी था कि आपको याद कैसे करना है, लिख लिख कर याद करना है। अगर आप लिख करके याद कर रहे हो तो ही आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। प्यारे साथियों एक चीज जान लो, मैंने क्या बताया, 11th और 12th से बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं। 11th 12th से नीट और जेई का एग्जाम क्यों कहा गया है? सोचो 12th के बाद केवल 2 अटेम्प्ट हैं आईआईटी के, और सोचो केवल अगर 2 अटेम्प्ट हैं आईआईटी के बाद, मतलब इंटर अगर आप 2025 में पास कर सकते हो तो एग्जाम दो और या ना दो, 2027 के बाद आप आईआईटी का एग्जाम नहीं दे सकते। 2 अटेम्प्ट है मात्र। अब अगर 2 अटेम्प्ट 2027 तक आप परीक्षा देना चाहो या ना चाहो, इसका मतलब क्या है, 11 12 के सारे क्वेश्चन, सारे लॉजिक, और बन क्या रहे हो, सबसे बड़ी परीक्षा आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, जो वर्ल्ड की 2nd नंबर की टफेस्ट एग्जाम है दुनिया का। तो बात यह है बच्चों की 11 12 वाकई में टफ है। अगर आप पढ़ते हो अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को, अगर केवल पास होने के लिए पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, 11 12 आराम से पास हो सकते हो, हवा नहीं है, इतना डर मत बैठाइए दिमाग में। और बात रही कि सर पास तो हो जाएंगे, वो भी है, लेकिन सर बहुत कम परसेंटेज बनेगा तो भी सुकून, तो इसके लिए मेहनत करो ना मेरे भाई, इसके लिए तो फिर यही एक हथियार है, मेहनत। और वो अगर शुरू में गलतियां हुई हैं तो इसके जिम्मेदार केवल हम हूं, ये सार्थक नहीं है, या टारगेट बोर्ड की टीम हो या कोई और शिक्षण संस्थान हो या आपके गुरुजी हो, ये गलत बात है। ऑफलाइन के गुरुजी हो, आप किसी को भी थोपें अगर, तो ये ब्लेम करना दूसरों पर छोड़ दीजिए, ब्लेम करना दूसरों पर छोड़ दीजिए, खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि हाँ समझाने में कोई टीचर कोई भी है, हम ही हूं, अगर दिक्कत कर रहे हो तो पिछले 7 वर्षों 8 वर्षों से चला आ रहा है क्रम पढ़ाते हुए, जिसमें से 90% से प्लस बच्चे सेटिस्फाइड हुए हैं। जहां आज कई सारे बच्चे बीएचयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी का एग्जाम पास करके तैयारी कर रहे हैं, कोई सोनीपत में आईआईटी कॉलेज में एनआईटी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो मुझे आत्मसंतुष्टि होती है कि कुछ तो लाइफ में कुछ बच्चों को मार्गदर्शन दे करके वहां तक पहुंचे हैं। तो अगर ऐसा हो कि सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं तो उसका सक्सेस कहीं पर ना दिखाई दे, सही मार्गदर्शन दिया है तो कुछ बच्चों को लाभ भी मिला है, लेकिन मेहनत करने पर ही मिला है, उन्हीं की मेहनत है। मेरा तो सिर्फ दिशा बताना रहा है, राह बताना रहा है कि आप अपने उस पर काम करिए जो चीज करना चाहते हैं, समझ गए। चलो अच्छा, आज बच्चों इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत सारा हो गया है, और कल मैं ढेर सारे कुछ नॉर्मल आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1-2 समांतर वाला डेरिवेशन बताऊंगा, एम्पियर का परिपथीय नियम बताऊंगा, ठीक है। अमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, धारा मापी के चुंबक के कारण, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। देखिए केवल चित्र बना हुआ है, इसका लिखेंगे हम कि अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि 3 उंगलियां लंबवत हों। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, दूसरी उंगली मतलब चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं तो, और बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो या आवेश की गति की दिशा में हो, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ऐसा सब करके हम आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बताएंगे, ठीक है। लॉरेंज बल क्या है ये भी बताएंगे। मतलब कल की क्लास में आपको एम्पियर का परिपथीय नियम और भी अन्य ढेर सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। कल शनिवार है, परसों प्यारे बच्चों संडे को परीक्षा पर चर्चा है, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों का पूरा सपोर्ट और सहयोग जरूरी है। उस क्लास में बेहतर से बेहतर तरीके से आपको जुड़ना है, अपने क्वेश्चंस कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, ये नहीं कि वहां बातें करने जा रहे हो, बल्कि सभी शिक्षकों की बातें ध्यानपूर्वक सुन करके अपनी तैयारी, क्योंकि एक दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस एक दिन परीक्षा की तैयारी के लिए देना है कि सारे नियमावली हम अच्छे से पढ़ लें कि हमें अपनी तैयारी किस प्रकार करनी है, हमें जो जो दिक्कत थी उसको क्या निवारण है, कैसे तैयारी करनी है। तो परीक्षा पर चर्चा एक पहल है, एक खोज है टारगेट बोर्ड की तरफ से, जो बच्चों के साथ मिल करके बैठ करके की जा रही है परीक्षा पर चर्चा, ठीक है, जिसपे आप सभी के डाउट क्लियर दूर किए जाएंगे। लव यू सो मच बच्चों, विदा लेते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। खूब मेहनत करते रहे, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना बस पूरा करके मैं दिखाऊंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।